नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बालकृष्णा और यूएस वीज़ा रिलेटेड टिप्स और अपडेट्स या फिर B1 B2 वीज़ा का प्रोसेस हो या फिर वीज़ा का प्रोसेस हो या फिर अपडेट्स हो, मैं शेयर करते रहता हूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि B1 B2 वीज़ा मेरे को कैसे मिला, क्या क्या दिक्कतें आई और मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, कब मिला था, उसके बाद मैंने क्या किया, सभी कुछ मैं आपसे शेयर करूंगा दोस्तों, ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और थोड़ा सा आपको भी कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को स्लॉट मिल रहा है, स्लॉट मिलने के बाद बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मेरे से आके अप्रोच कर रहे हैं कि सर मेरे को हेल्प कीजिए इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन करने के लिए। तो चलिए इसी बारे में बात करते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा ताकि आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले इंटरव्यू जाने के पहले या फिर प्रिपेयर करने के पहले। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज से 10 साल पहले की बात है दोस्तों, मैं एक MNC में जॉब करता था, सॉफ्टवेयर कंपनी में दोस्तों। वहाँ पे एक ऑप्शन आया कि एक अपॉर्चुनिटी मेरे को मिला कि USA जाना है और USA का वीज़ा अप्लाई करना है दोस्तों। लेकिन दोस्तों किसी कारण मेरे पर्सनल कमिटमेंट के वजह से मैं वो रिजेक्ट कर दिया। मैंने खुद रिजेक्ट किया। मैंने कहा कि मेरे को जाना नहीं है, तो मैंने डिनाई कर दिया दोस्तों। वो था और मेरे को आज लग रहा है कि अगर मैंने उसी वक्त अप्लाई किया होता तो मैं USA तभी चला जाता, उसके बाद बहुत बार चला जाता, कई बार मैं USA चले जाता। क्योंकि मैंने नहीं लिया तो उस वक्त नहीं लिया। तो दोस्तों 5 साल के बाद यानी कि तकरीबन 4 साल पहले रिसेंट की बात है, तो मैंने फिर एक अपॉर्चुनिटी मिला मेरे को और कहा कि USA जाना है किसी कारण, मतलब ऑफिशियल रीज़न के लिए। तो कहा कि USA वीज़ा अप्लाई करो। और दोस्तों क्योंकि मेरे को पहले ही अपॉर्चुनिटी मिला था, मेरे को थोड़ा आइडिया था कि USA वीज़ा का प्रोसेस क्या है और B1 B2 वीज़ा में क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, क्या क्या मतलब तैयारी करनी पड़ती है। और मेरे को ये भी पता था कि USA वीज़ा के लिए इंटरव्यू मैंडेटरी है और किसी कंट्री के लिए USA ये इंटरव्यू नहीं है दोस्तों, लेकिन USA वीज़ा के लिए मैंडेटरी है। तो प्रोसेस शुरू हुआ दोस्तों, थोड़ा लंबा प्रोसेस था। देखिए पूरा एकदम पहले तो डॉक्यूमेंटेशन शुरू हुआ। डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद इन्विटेशन लेटर, एजेंडा वगैरह वगैरह होने के बाद में प्रोसेस शुरू किया, इंटरनल प्रोसेस। उसके बाद कुछ कंपनीज आए कि हमको ट्रेनिंग देने लगे कि भाई ये वीज़ा का प्रोसेस क्या होता है, USA का क्या वीज़ा है और वहाँ पे क्या प्रोसेस है और हमको इंटरव्यू अटेंड करना पड़ेगा, इंटरव्यू कैसे देते हैं, वो लोग क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको क्या क्या आंसर देना है और आंसर भी किस तरह देना है, ये सब डिटेल ट्रेनिंग दिया गया दोस्तों। सिर्फ ट्रेनिंग नहीं दिया गया दोस्तों, ट्रेनिंग देने के बाद मॉक इंटरव्यू सेशंस हुए, मल्टीपल सेशंस हुए और उन्होंने असेस किया। असेस करने के बाद उन्होंने बोला कि आप तैयार हो या नहीं। जब तक उनको नहीं लगता है कि हम तैयार हैं तब तक वो भेजते नहीं इंटरव्यू के लिए। और दोस्तों जैसे वो हमको तैयार कर रहे थे इंटरव्यू के लिए, देखिए मेजॉरिटी नॉर्मल जनरल क्वेश्चन होते हैं वो जो आप दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप क्योंकि आप जा रहे हैं USA, आप क्यों जा रहे हैं आपको 100% पता होगा, ना कि मेरे को या फिर किसी ट्रेनर को जो आपको ट्रेन कर रहा है या फिर किसी एजेंट को। सिर्फ आपको ही पता होगा कि आप क्यों जा रहे हो। वो इम्पोर्टेंट था, वो ये की चीज़ था जो मेरे को अच्छा लगा, मेरे को समझ में आया। तो उसी बेसिस पे, उस पॉइंट की वजह से ही मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ है दोस्तों। तो मैं भी तैयारी किया, मैं भी आप लोगों की तरह मतलब वीडियो देखा यहाँ वहाँ यूट्यूब में वगैरह वगैरह, कितने ही वीडियो देखा मेरे को भी याद नहीं है। कुछ वीडियो देखा, उसके बाद मतलब रेडी हुआ। जैसे जैसे मतलब डेट तैयारी हुआ। हाँ एक पॉइंट दे दूँ, तब जब मैंने अप्लाई किया था तो ये स्लॉट का झंझट नहीं था, स्लॉट का प्रॉब्लम नहीं था। जब भी आप स्लॉट बुक करने की कोशिश करें 1 या 2 हफ्ते के अंदर, मतलब मिनिमम 1 वीक मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर आपका डेट मिल जाता था दोस्तों। और दोस्तों जब मैं इंटरव्यू गया पूरा डॉक्यूमेंटेशन था, क्योंकि मेरा B1 वीज़ा था, पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके गया, इन्विटेशन लेके गया, एजेंडा लेके गया। और वो लेने के बाद दोस्तों मैं साउथ से था तो चेन्नई था मेरा कॉन्सुलेट। पहले तो बायोमेट्रिक्स हुआ, जिस होटल में ठहरा था वहीं पे वो ड्रॉप फैसिलिटी था। उनको पता था कि हम इंटरव्यू के लिए आए हैं, तो उनका खुद का इंटरव्यू था, सुबह था। बायोमेट्रिक्स 5 या 10 मिनट में हो गया दोस्तों। कुछ काम नहीं, मतलब 5 मिनट का काम है। पासपोर्ट और इन्विटेशन लेके जाना है, वो फिंगरप्रिंट लेंगे और भेज देंगे और कुछ नहीं है, फोटोग्राफ भी लेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट डे आता है, डिपेंड्स अपॉन आपको कब मिलता है टाइम। मेरे को सुबह 9 या 9:30 का मिला था दोस्तों। मैं गया दोस्तों, मैं समझा देता हूँ क्या था। तो होटल से मेरे को ड्रॉप था, मैं गया और बाहर देखता हूँ कि एग्जाम्पल 9 o'clock का मेरा टाइम था। मैं यही सजेशन करूँगा आपको कि 9 o'clock यानी कि 8:45 तक पहुँच जाइए। आपको 8 o'clock 1 घंटे पहले जाने की ज़रूरत नहीं है, लेट भी मत जाना। 5 या 10 मिनट पहले जाना, क्योंकि आपको मतलब खड़े रहना पड़ेगा, वो इज़ नॉट गुड। आप ठीक टाइम पे ही जाइए। तो 5-10 मिनट पहले मैं पहुंच गया था। उसके बाद
एग्जैक्ट टाइम पे उन्होंने अंदर छोड़ा गेट के अंदर। जब गेट के अंदर छोड़ा तो ऑब्वियसली वहाँ पे चेक इन है, जैसे एयरपोर्ट में वगैरह रहते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे। सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट देखते हैं कि आपका अपॉइंटमेंट है या नहीं, ऐसे घुसे जा रहे हो अंदर, राइट, वो देख के छोड़ते हैं। पासपोर्ट देखते हैं, उसके बाद और एक चेक इन होता है, यानी कि आपका वैलेट हो, बैग हो, कुछ भी नहीं ले जा सकते, इसलिए कि एयरपोर्ट ओनली। हाँ, आप अपना डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं ट्रांसपेरेंट कवर में, और आप पर्स भी ले सकते हो, लेकिन मैं पर्स लिया नहीं है, चांस नहीं लिया मैं तो छोड़िए, मैं तो कैश भी नहीं लिया, वो आखिर में बताऊंगा। लेकिन आप कैश ले जा सकते हो क्योंकि आपको आना भी पड़ेगा कैब से वगैरह वगैरह। मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते आप, तो इसलिए कैश लेके जाइए ताकि आप टैक्सी से या ऑटो से अपने होटल तक आ सकते हो। तो मैं गया, और जैसे ही गया वो सेकंड चेक इन काउंटर करके उसके बाद और एक हॉल में गए, वहाँ पे भी खड़े रहे थोड़ा 5-10 मिनट। उसके बाद दोस्तों वहीं से डाइवर्शन होता है कि विजिटर वीज़ा कैटेगरी, यानी कि क्या बोलते हैं, F1 वीज़ा कैटेगरी या फिर वर्क परमिट कैटेगरी, अलग अलग वहाँ पे डाइवर्शन होता है दोस्तों। एक बड़े हॉल से वहाँ पे डाइवर्शन होके मैं गया विजिटर वीज़ा कैटेगरी या फिर B1 B2 वीज़ा कैटेगरी में दोस्तों। वहाँ पे वो भी एक बड़ा हॉल था, और हॉल में सभी लोग, कुछ लोग खड़े थे जो इंटरव्यू के लिए जाने के लिए रेडी थे, और कुछ लोग बैठे थे और चेयर वहाँ पे थे, मैं भी बैठा, और तकरीबन 20-25 लोग थे मेरे साथ, और खड़े लोग थे मतलब 10 लोग खड़े थे, और मेरे सामने 5 या 6 काउंटर थे दोस्तों। और हर काउंटर में रैंडमली, यानी कि कोई 4-5 लोग खड़े, जो भी काउंटर खाली हो जाता है बुलाते हैं, कोई भी जा सकता है, राइट, खड़े थे, यानी कि बहुत सारे लोग आए गए। मैं 2 सिनारियो दूंगा जो मैंने देखा जब मैं वेट कर रहा था। एक सिनारियो था कि एक हो सकता है बुजुर्ग है एक्चुअली, उन्होंने मतलब वो साउथ इंडिया से थे, लोकल लैंग्वेज में भी बात किया, इंग्लिश में भी बात किया और लोकल लैंग्वेज में भी बात किया। तो उनका 4-5 क्वेश्चन पूछा, शायद मेरे को सुनाई दिया करेक्टली, इसलिए उन्होंने पूछा कि कुछ प्रॉपर्टी का कागजात का कॉपी पूछा, शायद उन्होंने दिया और देखा भी एक्चुअली, यानी कि वो जानने के लिए, यानी कि राइट, बुजुर्ग है तो मतलब उनका इनकम नहीं होता है, या जॉब इनकम या रेगुलर इनकम, उनका होता है मतलब अदर इनकम होता है, या सपोर्ट कोई स्पॉन्सर करता है, बच्चे लोग स्पॉन्सर करते हैं, या फिर पेंशन होता है, इसलिए उनको डॉक्यूमेंट पूछा। और मैंने देखा कि मतलब होने के बाद उनका वीज़ा अप्रूव कर दिया, नंबर 1 सिनारियो। सिनारियो नंबर 2 दोस्तों, ये कोई B1 वीज़ा के लिए आया होगा जैसे लगता है मेरे को, क्योंकि पूरा एकदम फॉर्मल ड्रेस में थे, अदर पर्सन वाज इन फॉर्मल ड्रेस, सूट टाई वगैरह, और उनका मेरे को स्ट्रेंज लगा 10 से 15 क्वेश्चन पूछा दोस्तों, 10 to 15 क्वेश्चन, और डॉक्यूमेंट भी पूछा। ये मैं देखा नहीं, मतलब वेरी रेयर होता है। वो देखने के बाद दोस्तों तकरीबन 2-2.5 मिनट का इंटरव्यू था, इतना किसी का होता नहीं है, 1 मिनट में ख़त्म होता है। तो उसके बाद दोस्तों अब मेरे को क्वेश्चन मार्क है कि उसका वीज़ा अप्रूव हुआ, रिजेक्ट हुआ, पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जाते वक्त पासपोर्ट हाथ में था दोस्तों। पासपोर्ट हाथ में था मतलब आपका वीज़ा रिजेक्ट, क्योंकि दोस्तों अगर आपका वीज़ा अप्रूव होता है तो पासपोर्ट ले लेते हैं स्टैंपिंग के लिए, रिजेक्ट कर देते हैं तो पासपोर्ट देके वापस भेज देते हैं। और वो इतना मतलब मुझे लग रहा था कि उसके चेहरे से जब वापस गया उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो इसका मतलब दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि 10 क्वेश्चन पूछा आपको पास करेंगे, या 4 क्वेश्चन पूछा ये रिजेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। 2-4 क्वेश्चन में अगर वो कन्विंस हो जाते हैं कि आप जेन्युइन हो, किसी पर्पस जो आपने दिया है उसी पर्पस के लिए आप जाके वापस आ जाओगे, वो अप्रूव कर देते हैं। अगर डाउट आता है तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के बाद अगर उनको कन्विंस हो जाता है कि आप सही हो तो अप्रूव करते हैं, और ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के बाद उनको लग रहा है कि नहीं थोड़ा फेक है तो रिजेक्ट कर देते हैं। थर्ड सिनारियो एक बंदा था, यानी कि मेरे तरह था, यानी कि जेन्युइनली कहीं से आया था, पता नहीं है, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि पता नहीं, वो शायद वो आया था B1 वीज़ा के लिए, उसका भी ठीक ठाक था, मुझे लगा कि वो अप्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन पूछने के बाद 4-5 क्वेश्चन पूछा, और 4-5 क्वेश्चन पूछने के बाद पता नहीं उसका क्या हुआ, क्या सिनारियो था, सॉरी वी कैन नॉट अप्रूव योर वीज़ा फॉर नाउ बोल के उसको भेज दिया। मेरे सामने एक अप्रूव हुआ, 2 रिजेक्ट हो गए। लेकिन दोस्तों मैं पैनिक नहीं हुआ, और मैंने बहुत प्रिपेयर किया था, लेकिन मेरे को पता था कि प्रिपेयर जब भी कुछ भी प्रिपेयर करूँ, देखिए दोस्तों, प्रिपेयर करने से आपको क्या हेल्प होता है। अगर 15 क्वेश्चन मैंने आपको प्रिपेयर करवाए, नहीं कि 15 क्वेश्चन का आंसर आया धड़ाधड़ वो मतलब मगअप करके याद करके बता दो, ऐसा नहीं है। वो प्रिपेयर करने से मेरे को पता है कि ये वीज़ा कैटेगरी क्या होता है, इस वीज़ा कैटेगरी में क्या करते हैं, मेरे को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये मेरे को पता लग गया था, तो वो मेरे को हेल्प था। तो यही मैं आपको भी बताता हूँ कि मतलब जब मैं ट्रेनिंग सेशंस लेता हूँ आप लोगों से, जब मैं आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी कराता हूँ B1 B2 वीज़ा के लिए, मैं यही ट्रेनिंग देता हूँ, और मल्टीपल मॉक सेशंस भी आपसे लेता हूँ, ताकि मैं खुद देखता हूँ कि आप कहाँ पे आप समझ पाए इस वीज़ा कैटेगरी का मतलब या नहीं।
तो अगर मुझे लगता है कि आप समझ नहीं पाए, मैं आपको रीट्रेन करता हूँ। अगर मेरे को लगता है कि आप रेडी हो तो वहाँ पे क्लोज करके आपको गो अहेड दे देता हूँ, यू कैन गो एंड अटेंड फॉर द इंटरव्यू। तो मेरे केस में भी यही था दोस्तों, मैं काम रहा, कैजुअल रहा, मैं कॉन्फिडेंट था क्योंकि मैं एकदम तैयार था और मैं B1 के लिए जा रहा था और मैं उस B1 वीज़ा के लिए मैं सक्षम था और मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन भी रेडी थे। तो डॉक्यूमेंटेशन रेडी, जब भी मैं बोलता हूँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन रखिए। जब आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आपको दिखाना है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। जो लिखा है वही बोलेंगे, राइट। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप कुछ बोलोगे तो आपको मतलब डगमगा जाओगे, क्योंकि अगर उसको डाउट आएगा, वो सोचते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, बोलते हैं कि कैन यू सी द डॉक्यूमेंट, आपके पास नहीं है। जब आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप पूरा कॉन्फिडेंट हो। तो मेरे पास था, तो मैं कैजुअल रहा। तो जैसे मेरा टर्न आया, मैं ग्रीट किया, उसको विश किया, उन्होंने भी ग्रीट किया और उसने मतलब ऑफिसर ने पासपोर्ट मांगा। पासपोर्ट मांग के मेरे को 4 या 5 क्वेश्चंस पूछा दोस्तों कि मतलब कहाँ पे जा रहे हो। मैंने बोला इस फलाना जगह पे जा रहा हूँ। और किस लिए जा रहे हो, मैंने बोला कि इसलिए जा रहा हूँ। मैंने मतलब एक्सप्लेन किया कि किस काम के लिए जा रहा हूँ। मेरा कॉन्फ्रेंस था, एक्चुअली कॉन्फ्रेंस और थोड़ा सा शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग था, वो मैंने क्लियरली बोला। उन्होंने डीपली नहीं पूछा कि क्या ट्रेनिंग, कैसा ट्रेनिंग वगैरह वगैरह नहीं पूछा। और बोला कि मतलब यहाँ पे क्या करते हो, मैंने बोला। यहाँ पे मेरा रोल क्या है, मैंने बोला। और यहाँ पे मतलब एक पॉइंट नोट है, यहाँ पे मेरे फैमिली के बारे में नहीं पूछा। और ये पूछा कि मतलब वहाँ जाके मतलब एग्जैक्टली आपका रोल क्या होगा, फिर पूछा। मैंने समझाया और उन्होंने बोला कि मेरा सैलरी कितना है यहाँ पे, मैंने वो बोल दिया। इसमें वो टाइपिंग भी कर रही थी, मेरे को पता है कि DS 160 देख रही थी वो, DS 160 देख के सिस्टम पे रिकॉर्ड कर रही थी। उसके बाद तो स्माइल के साथ बोला कि ओके योर वीज़ा से अप्रूव बोल के, एंड यू विल गेट टू नो इन 3 to 4 days यू विल गेट ए पासपोर्ट बोल के वो स्लिप देख के भेज दिया। एक्नॉलेजमेंट नहीं बोलूँगा, US ट्रैवल डॉक्स का इन्फॉर्मेशन है, ईमेल है, वो देख के भेज दिया। मैं भी थैंक यू बोल के आ गया। और जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, एक बात नोट करना दोस्तों, मैं कॉन्फिडेंट था और कॉन्फिडेंट नहीं था, लो कॉन्फिडेंस में नहीं था, कॉन्फिडेंट था। मैं आई कांटेक्ट में था, कॉन्फिडेंटली ऑफिसर से नज़रें मिला के मैं बात कर रहा था। और मैं आंसर तो पॉइंट कर रहा था, यानी कि कुछ आंसर है तो कुछ क्वेश्चन है तो 2 सेंटेंस तक देता था। ये नहीं कि एक वर्ड में देके कंप्लीट कर दिया, ये नहीं कि मैं एक पैरा दिया, ऐसा नहीं, आंसर तो पॉइंट किया। और थोड़ा स्माइल था दोस्तों, थोड़ा सा स्माइल रखना अपने चेहरे में, वो भी मैटर करता है। थोड़ा सा स्माइल रखना, यानी कि आप कैजुअल नहीं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लगना पड़ेगा, थोड़ा सा प्लीजिंग पर्सनालिटी रहना पड़ेगा आपका, थोड़ा सा स्माइल रहना पड़ेगा। आप किस चीज़ के लिए जा रहे हो, ड्रेस भी आपको उसी तरह पहनना पड़ेगा दोस्तों। मैं B1 के लिए जा रहा था, तो मैं क्या फॉर्मल ड्रेस पहना, वाइट शर्ट और जो भी ट्राउज़र है। अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो, B2 वीज़ा के लिए जा रहे हो, किससे मिलने के लिए या फिर टूरिज्म के लिए, आप वाइट शर्ट भी फॉर्मल में भी जा सकते हो, या फिर गुड इंडियन ड्रेस में भी जा सकते हो, या फिर कैजुअल में भी जा सकते हो। ये सूट लगाना कोई मैंडेटरी नहीं दोस्तों, सूट लगाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी बहुत बड़े ये डेजिग्नेशन में हो, जैसे कि CEO हो या फिर प्रेसिडेंट हो या फिर डायरेक्टर हो या सीनियर मैनेजर हो, तो उसमें आप सूट लगा सकते हो चाहे तो। अगर आप एग्जीक्यूटिव हो, नॉर्मल कैटेगरी में हो, सूट लगाने की मैंडेटरी नहीं है आपको, मतलब मैच भी नहीं करेगा, राइट। डजंट मैटर, शर्ट पैंट में जा सकते हो, ट्राउजर में। सूट लगाने से B1 वीज़ा के लिए अगर आप सूट लगाते हो किसी भी डेजिग्नेशन में हो, एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आप प्रेजेंटेबल लगोगे और भी अच्छा होगा। तो आपकी मर्जी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कैसे बताओ। लेकिन जब इंटरव्यू देंगे, थोड़ा सा प्लीजिंग पर्सनली, थोड़ा स्माइल से, थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली देना, क्लियरली देना। एक इंपॉर्टेंट बोनस पॉइंट बताऊंगा, वो सबके सब 99% फॉरिनर्स है, ठीक है, US से है, कोई इंडिया से नहीं है। कभी कभी इंडिया से पहले एक बार थे, और वो उनको पता है कि हम इंडियन से, और उसी हिसाब से वो कोशिश करेंगे उस लैंग्वेज में बात करने के लिए। वो क्लियर इंग्लिश में बात करते हैं, स्लोली बात करते हैं हमको हेल्प करने के लिए। तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। आपने मिस कर दिया तो आपने क्वेश्चन ही समझ नहीं आया आपको, तो आंसर क्या करोगे, इसलिए ध्यान से सुनना पड़ेगा। आप डरिए मत, मतलब जो पहली बार जा रहे हैं, सेकेंड टाइम जा रहे हैं तो आपको पता है, पहली बार जो जा रहे हैं, एक विंडो रहता है, विंडो के बीच में उनके पार ऑफिसर रहते हैं, विंडो के इस पर आप रहते हैं। लेकिन दोस्तों विंडो के पास, यहाँ पे विंडो के बाहर आपके पास माइक होगा और वहाँ पे स्पीकर होगा, यहाँ पे भी स्पीकर होगा। जो भी बोलोगे माइक से बोलोगे, वो भी जो बोलेंगे वहाँ से माइक से वो बोलते हैं तो माइक से रिसीव करके यहाँ पे स्पीकर है नीचे, स्पीकर में सुना देगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बोलना है, आराम से सुनना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद दोस्तों जैसे वीज़ा अप्रूव हुआ, मैं इतना बहुत खुश हुआ, वापस आके देखा तो मेरे को अब होटल जाना था, ऑटो पकड़ा, ऑटो देखा तो मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं बोल दिया
भाई पैसा नहीं है, होटल में जाके बोलूँगा क्या जाएगा? वो बोला ठीक है सर। उसके बाद पहले पूछते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया। देखो दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वहाँ पे जो वहाँ पे इर्द गिर्द एम्बेसी के रहते हैं, उनको पता है कि हम क्यों जा रहे हैं वहाँ पे। वो खुद बोल रहा है कि सर आपका वीज़ा हो गया। उनको पता है कि बायोमेट्रिक्स का ऑफिस कहाँ पे है, वीज़ा ऑफिस किधर है। मैं बोला हाँ हो गया। वो बोले, मैंने बोला कि भाई आपको कैसे पता है कि मैं इसी काम के लिए आया हूँ? नहीं, हज़ारों लोग, बहुत सारे लोग आते हैं डेली। ठीक है, तो मैं होटल पहुँचा, होटल पहुँच के ऊपर गया, जाके मैं अपना पर्स लेके पैसा दिया उसको, चेंज नहीं था। मैं बोला कि भाई चेंज रख ले, इसकी भी इतना खुश था। उसके बाद मैं ऑफिस में बताया और मेरे दोस्तों को बताया कि मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया। उसके बाद होटल में जाकर रिलैक्स किया, उसके बाद बाहर घूमने के लिए गया। उसके बाद नेक्स्ट डे उसी नाइट में फ़्लाइट लेके मैं अपने घर आ गया। उसके बाद तैयारी हुआ, उसके बाद 4 दिन के बाद ही मैं यूएसए फ्लाई हो गया, क्योंकि मेरे को अर्जेंटली जाना था। वहाँ से यूएसए फ्लाई होने के बाद 1 महीना यूएसए में ठहरा मैं। उसके बाद मैं कनाडा गया, 1 महीना कनाडा में ठहरा। हाँ, मैं कनाडा का बारे में बाद में बनाऊँगा। कनाडा का भी मैं बिज़नेस वीज़ा यानी कि विजिटर वीज़ा लिया था, इसलिए क्योंकि दोस्तों इंडिया से कनाडा, इंडिया से यूएस अलग अलग जाओगे तो डबल कॉस्ट होता है। इंडिया से कनाडा, इंडिया से यूएस, यूएसए से कनाडा आजू बाजू में है। फ़्लाइट से 2.5 या 3 घंटे का जर्नी है, जैसे बेंगलुरु टू दिल्ली। तो इसलिए मैं कनाडा भी जाना पड़ा। तो कनाडा के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो ये था दोस्तों मेरा वीज़ा प्रोसेसिंग, मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मैंने कैसे तैयारी किया, कैसे मेरे को B1 B2 वीज़ा मिला, क्या क्वेश्चंस पूछे, क्या क्वेश्चन नहीं पूछे। दोस्तों हम इतना तैयारी करते हैं, लेकिन आपको पूछा जाएगा सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन नहीं, किसी किसी केसेस में आपको 10 क्वेश्चन पूछेंगे। कोई डरने की बात नहीं दोस्तों। तो इस तरह मेरा अप्रूव हुआ और भी मेरा वैलिडिटी है, और वो एक्सपायरी होने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम 2 बार मैं यूएसए जाऊँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर या फिर 24 नेक्स्ट ईयर या 25 में यूएसए जाऊँ। आप मेरे को बताओ कि आप लोग जो भी इस चैनल पे देख रहे हैं, यूएसए मैं कब जाऊँ, नेक्स्ट ईयर जाऊँ, नेक्स्ट ईयर 25 में जाऊँ। जब मैं यूएसए जाऊँगा, मैं अपने व्लॉग के जरिए, अपने वीडियो के जरिए आप सबको यूएसए घुमाऊँगा, वो मेरा प्रॉमिस है दोस्तों। मैं पर्सनली जाऊँगा। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। जो अभी B1 B2 वीज़ा का एक्सपीरियंस है, इंटरव्यू क्वेश्चन देख रहे हैं, इंटरव्यू तैयारी कर रहे हैं, उनसे शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पे पहली बार आया हो या फिर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को हिट कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। और दोस्तों जिसका भी स्लॉट मिला है, जो भी B1 B2 वीज़ा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उनको पता नहीं कि क्या क्वेश्चन पूछेंगे या फिर उनको ट्रेनिंग नहीं मिला, तो आप मेरे से ईमेल कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरे को ईमेल कीजिए, ईमेल मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, यहाँ पे भी दे दूंगा। मैं कोशिश करूंगा, मैं आश्योर करता हूं कि आपको 90 to 95% मैं आपको तैयारी कर दूंगा। और मुझे आशा है कि जब भी मैं आपको ट्रेन करता हूँ, मैक्सिमम लोगों को, मेजॉरिटी आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपने डिस्क्रिप्शन में मैं ईमेल दे दूंगा। जिसको भी हेल्प चाहिए मेरी इंटरव्यू प्रिपरेशन करने के लिए, मेरे को ईमेल कीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। तक टेक केयर, बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट हु आर अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू।